तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीता तो सबसे पहला ख़्याल आपके मन में क्या आया? आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, अगर वो एग्जाम में भी फेल हो जाती है तो सीधा सुसाइड कर लेती है। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता लेकिन अदर स्पोर्ट्स में मैं इंडिया को एक ना एक दिन जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। स्पोर्ट्स पर्सन के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो हमेशा उनसे कम होते हैं जो कि क्रिंज कंटेंट डाल रहे हैं। लोग उनको ज़्यादा देखना पसंद करते अब फॉलोअर्स की बात करते हैं कि फॉलोअर्स कोई साथ लेकर नहीं जाएगा, ये फॉलोअर्स ही रुक जाएंगे। इंसान खत्म हो जाएगा, उस फॉलोअर्स का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत के इतने फॉलोअर्स थे, उनकी डेथ हो गई, उनके फॉलोअर्स का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कर क्या रहे हैं, कितने लोग आपको याद कर रहे हैं। मैटर वो बहुत बड़ा करता है कि सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो कब करेगी? जब आपके पास मेडल है। ये तो रियलिटी है कि मेहनत के वक्त आपको कोई देख नहीं आएगा, जब आपके पास मेडल होगा तो आपके पास भीड़ आएगी। अच्छा, ऐसा आखिर क्यों होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है? बिकॉज तो जब आप स्पोर्ट्स में आए तो आपने सोसाइटी को कैसे डील किया? तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर स्कूल लेवल पे ही खराब चलता है और वहां से फिर कॉलेज लेवल पे खराब हो जाता। मतलब मैंने नहीं देखा कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि साउथ इंडिया में आपको लोग भगवान की तरह मानते हैं और आपकी फ़ोटो की भी पूजा करते हैं, तो उसका क्या राज़ है? उसका ये राज है कि कोविड के टाइम एक फैमिली थी, उस फैमिली को मैंने बचाया था। तो अगर हम अभी बॉलीवुड की बात करें तो क्या बॉलीवुड स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करती है? बॉलीवुड स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट नहीं करता, स्पोर्ट्स पर्सन बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आप अभी मूव ऑन कर पाए हैं? नहीं, मूव ऑन मैंने करा भी नहीं और मूव ऑन मैं कभी करना भी नहीं चाहता, बिकॉज मैं कभी अपने आप से नहीं हारना चाहता। अभी पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी पता चला है कि वोट्स की चोरी की गई है। वो हमने देखा था जो राहुल गांधी ने दिखाई थी पूरी रिपोर्ट। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा मेरा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन जो पार्टीज है वो तो आपको पॉइंट देखती रहेंगी कि ये पॉइंट इनका वीक हो, हम इस पॉइंट के ऊपर बोलना शुरू करें। गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है लेकिन वो एग्जीक्यूट होते 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 वो पेपर पे ही रह जाती है। हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कोटास भी बना दिए गए हैं कास्ट और कलर के बेसिस पे। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप कभी कास्ट को लेके क्रिटिसाइज हुए हैं? मैं बिहार से आता हूँ, तो हमने यही सुना है कि ये बिहारी है या ये है वो है, लेकिन आप एक बार बिहार को देखो तो सही। आपके बोलने से बिहार नहीं बदल रहा। एससी एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है। तो हमेशा कहा जाता है ना कि जनरल वालों को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है और एससी एसटी वालों को, ओबीसी वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप इसके फेवर में अगेंस्ट हैं? और वो एथलीट रोना भी नहीं चाहेगा ना, फिर भी वो फ्लैग देख के रो लेता है। दुनिया को तो बोलने का मौका चाहिए। आप एक काम करेंगे वो दो काम जोड़ देंगे, हम्म। आप एक बात करेंगे वो पांच बात जोड़ देंगे। तो दुनिया का क्या, दुनिया तो बोलती रहेगी, उससे किसी को फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एज एन एथलीट तो बहुत से एथलीट्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यूजी है, उसका ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तो उसने इंटरव्यू में आके ये बोला कि ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऋषिका पॉडकास्ट, जहां पर आप पॉडकास्ट सुनते ही नहीं उसे महसूस भी करते हैं। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में वो हैं जिन्होंने शूटिंग के खेल में गोल्ड मेडल जीतकर सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ है द चैंपियन शूटर शिवम ठाकुर। कैसे हैं सर आप? आपको मेरा खम्मा गनी जयपुर में आपका स्वागत है। वेलकम, थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले आप जयपुर में फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं जयपुर काफ़ी बार आ चुका हूँ। पहले मेरे इवेंट्स भी मैंने काफ़ी अटेंड इवेंट्स करे हैं जयपुर के अंदर। ओके। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीता तो सबसे पहला ख़्याल आपके मन में क्या आया? ख्याल कि मैं इस लायक बन गया हूँ कि मैंने भारत के लिए गोल्ड जीता। सबसे पहला थिंक मेरा यही था कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने करके दिया। तो आपकी जो शूटिंग जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई? क्या इंस्पायर किया आपको कि आप शूटिंग के अंदर आए? शूटिंग की जर्नी, एक मैंने फोर्सफुली शूटिंग ज्वाइन करा, बिकॉज मैं कभी शूटर बनना ही नहीं चाहता था। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, एक लिगामेंट एक्सीडेंट के बाद हमने फिर शूटिंग स्टार्ट करा था। शूटिंग किसी को मैंने देख कर नहीं सीखा, शूटिंग मैंने खुद करा। आज तक मेरा कोई कोच नहीं है, मैं खुद ही सारी चीज़ें करता हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। सो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने क्रिकेट छोड़ा? ऐसा पर्टिकुलर रीज़न, लाइक एक्सीडेंट के अलावा भी कुछ और रीज़न्स थे? बिकॉज उस समय ये था कि लाइक हमारी फैमिली इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही थी कि हम अपने आप को रिकवर कर पाएँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने स्टार्ट करा था क्रिकेट खेलना, उस समय सिर्फ खेलना खेलना था, क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसा है कि आपको जितना आप खेलेंगे उतना ही आपको रेस्ट चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा कुछ पता नहीं था हमें।
फिर उसके बाद हम एनसीए कैंप में मेरे पैर में चोट लगी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी 1 डेढ़ साल ट्राई करा कि मैं रिकवर हूँ कर पाऊँ, बिकॉज मेरे पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं, स्पोर्ट्स के अलावा मेरे पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। देन उसके बाद फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, द नेम इज स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन। देन उसके बाद मैं क्योंकि कोच की उम्र में था नहीं कि मैं किसी स्टूडेंट को कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन ठीक है जितनी नॉलेज थी मेरे पास मैंने वो शेयर करा। फिर भी तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं था। अंडर 19 केरल के लिए मैंने लास्ट खेला क्रिकेट, बट उससे मतलब कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली कि मैंने मतलब कुछ करा ही नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, आई वांट इंडिया प्रिंट इन माय बैक साइड। तो उसके लिए मतलब एक इंडिया का नाम टैग लगने के लिए मैं उस जर्नी में चला गया। फिर मैंने शूटिंग स्टार्ट करी, मुझे अच्छा लगा शूटिंग करना। देन फिर मैं इस लेवल पे आ गया। अच्छा शिवम जी, कहा जाता है ना कि शूटिंग जो है एक नीश स्पोर्ट है, बहुत कम लोग उसके अंदर जाते हैं। तो आपने शूटिंग स्पोर्ट ही क्यों चुना और कोई क्यों नहीं? शूटिंग मैंने इस वजह से चूज करा क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। अदर स्पोर्ट्स में क्योंकि मेरे घुटने में चोट लगी थी, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर नहीं सकता था। शूटिंग क्या है, एक स्टैंड गेम है, एक जगह खड़े रहना है। तो इस वजह से मैं शूटिंग से पहले मैंने आर्चरी ट्राई करा था, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया था। फिर मैंने शूटिंग स्टार्ट करा। सो अभी आपने बताया कि आपकी लिगामेंट इंजरी हुई थी, तो वो जो पीरियड था जब आपने शूटिंग ऑप्ट करी, उससे पहले क्रिकेट को जब आपने छोड़ा, तो वो जो पीरियड था इंजरी का, वो आपने कैसे निकाला? क्योंकि जब भी हम हर्ट हो जाते हैं ना, हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते, तो हम हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप करने का मन करता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? उस समय लाइक अगर आज मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ होता तो शायद मैं गिव अप कर देता अपने आप को। लेकिन उस समय मैं उस इंडस्ट्री या उन सब बातों में, जिस टाइम मैंने क्रिकेट छोड़ा उस समय सोशल मीडिया का कुछ लेन-देन नहीं था। और आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, अगर वो एग्ज़ाम में भी फेल हो जाती है तो सीधा सुसाइड कर लेती है। तो उस समय हमने ये सुसाइड, हमें पता ही नहीं था कि सुसाइड होता क्या है। होता है। तो इस वज़ह से शायद वो मेरा गुड लक था कि मैं उन सब चीज़ों से बच गया। मैंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये था स्टार्टिंग से ही मेरे को कि ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन अदर स्पोर्ट्स में मैं इंडिया को एक ना एक दिन ज़रूर रिप्रेज़ेंट करूँगा। एंड फिर मैंने अपने ऊपर मेहनत करा, क्योंकि ऐसा मुझे लगा था कि करना मुझे ही है, कोई मेरे को करवाने नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट भी मैंने अपने बिहाफ़ पे करा। मेरी फैमिली ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा। शूटिंग में भी सेम एज़ इट इज़, शूटिंग में बहुत एक्सपेंसिव गेम है, उसको भी मैंने अफ़ोर्ड करके मतलब करना मुझे ही था। मैंने कभी किसी की बैक सपोर्ट नहीं ली। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप मेरा टीम सिलेक्शन करा दो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर ना 100% दूँगा तो लोग मुझे अपने आप ही ढूँढेंगे। इस जर्नी में मैं चलता रहा कंटिन्यू। तो अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा हमने देखा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो हमेशा उनसे कम होते हैं जो कि क्रिंज कंटेंट डाल रहे हैं। लोग उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन लिटरली जिन्होंने भारत देश के लिए इतनी मेहनत करी, गोल्ड मेडल हासिल किया, इवन नॉट इवन गोल्ड मेडल, अगर हम नॉर्मली भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एथलीट को देखते हैं, तो फिर हमेशा देखते हैं कि उसके फॉलोअर्स कम होते हैं और उसके लिए वहाँ तक पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे सोशल मीडिया इज़ इक्वल टू शोशेबाज़ी है। वहाँ पे कुछ नहीं है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे आपको एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जो भी आपको देखना है सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन अब फॉलोअर्स की बात करते हैं कि फॉलोअर्स कोई साथ लेकर नहीं जाएगा। ये फॉलोअर्स यहीं रुक जाएँगे, इंसान खत्म हो जाएगा, उस फॉलोअर्स का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत के इतने फॉलोअर्स थे, उनकी डेथ हो गई, उनके फॉलोअर्स का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कर क्या रहे हैं? कितने लोग आपको याद कर रहे हैं? मैटर वो बहुत बड़ा करता है कि फॉलोअर्स तो अ, ऐसे भी बढ़ जाते हैं, फेक फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। लोग फेक प्रोफाइल्स भी क्रिएट करवा लेते हैं। तो फॉलोअर्स डज़न्ट मीन। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी आर्टिस्ट वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बॉस से कोई भी जीत के आता है तो उसके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ रहती है। एग्जैक्टली। और जब कोई एथलीट मेडल लेकर आता है तो उनको एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने वाले नहीं होता। ये रियलिटी है इंडिया की, सिर्फ इंडिया की, यस। अदर कंट्री की नहीं। अदर कंट्री में आपको सबसे ऊंचा ओहदा स्पोर्ट्स पर्सन का है। और अभी ठीक है, अभी लोग स्पोर्ट्स में इंकरेज होने लगे, नए नए स्पोर्ट्स में आने लगे, तो ठीक है, अभी पहले से बेटर है। लेकिन हाँ, क्यों हमें हमें लोग बहुत टाइम तक याद रखेंगे। बिग बॉस का विनर लास्ट ईयर वाला को, अब इस बार जो जीत जाएगा लास्ट ईयर वाले को कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा, कोई उसकी हिस्ट्री नहीं बनी है। लेकिन एज एन एथलीट हम एक हिस्ट्री क्रिएट करके दे रहे हैं इंडिया को, कि हमने इस सन में, अब जैसे फॉर एग्जांपल एज एन मेल शूटर पूरे वर्ल्ड में मेरे हाईएस्ट फॉलोअर है। तो उस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है कि मैं बहुत फेमस पर्सन हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ग्राउंड पे जितना है वो मैटर करेगा। अब शोशेबाजी थोड़ी देर के लिए होती है, और इंसान रियलिटी पता चलेगा आपको ग्राउंड लेवल पे। अच्छा शिवम जी, अगर हम
गवर्नमेंट की बात करें तो क्या गवर्नमेंट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एथलीट्स के लिए ऐसे पर्टिकुलर कुछ पॉलिसीज़ बनाती है जो उनके बेनिफिट हो उनके लिए, या फिर वो लाइटली ही लेती हैं इन चीज़ों को? पॉलिसीज़ भी बनती है, बेनिफिट्स भी आते हैं, सिर्फ़ ऑन पेपर। हाँ, ये रियलिटी है। हाँ। और अभी भी गवर्नमेंट ने 4 नए रूल्स लेकर वो आए हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंतर्गत। अगर वो चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती है इंडिया के अंदर, तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला और आज भी बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स से बड़ा टैलेंट भी इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 40 लाख बच्चे हैं, तो वो स्पोर्ट्स के लिए है। तो मैंने तो ग्राउंड लेवल से एक अपर लेवल तक देखी सारी चीज़ें। तो सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो कब करेगी? जब आपके पास मेडल है। ये तो रियलिटी है कि मेहनत के वक़्त आपको कोई देख नहीं आएगा, जब आपके पास मेडल होगा तो आपके पास भीड़ आएगी। सो अभी ना स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने डेली रूटीन में कैसे उस डिसिप्लिन को लेकर आते हो? और जब आपकी इंजरी हुई, तो अब आपने जब फिर से शुरुआत करी, तो अब आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वापस इंजरी ना हो और मैं थोड़ा-सा बेटर रहूँ? जो गलतियाँ मैंने पहले करी, वो गलतियाँ मैं नहीं करता। क्योंकि अगर मैं 4 घंटे खेल रहा हूँ, तो मुझे 4 घंटे रेस्ट भी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो सेम मैंने जो पहले गलतियाँ कर ली, पहले हमें फिजियो का मतलब नहीं पता था कि फिजियो क्या होता है। लेकिन आज ठीक है, हम प्रॉपर अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें पता है कि हम एट द एंड हमें ही करना है। आपको डॉक्टर्स भी गाइडेंस देंगे, मेडिसिन्स देंगे, लेकिन खाना आपको ही है। तो वो अगर हम जितनी जल्दी एज़ एन एथलीट जितनी जल्दी समझ जाए, वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगा एथलीट। तो अभी आपने फैमिली के बारे में बताया कि फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट नहीं किया और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो भी थोड़ी कम थी। तो फिर आपने उनको कैसे कन्विंस किया और आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैंने उनको कभी कन्विंस नहीं करा, क्योंकि मैं मेरा ड्रीम था कि मैं स्पोर्ट्स में ही करूँ और ये मेरा पैशन है। मुझे स्पोर्ट्स के अलावा कुछ समझ नहीं आता। मेरी जितने भी बिज़नेसेस हैं या जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, सभी मैं स्पोर्ट्स के लिए कर रहा हूँ। और फैमिली, देखिए फैमिली जब आपको अपने आप ही सपोर्ट देख लेती है कि हाँ, हमारा बच्चा सक्सेस हो रहा है, तो वो ना चाहते हुए भी वो सपोर्ट करती है। तो ये इंडियन फैमिलीज़ का मैटर है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपकी स्पोर्ट्स जर्नी में? फाइनेंशियल, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी, बिकॉज़ शूटिंग की जो पिस्तल्स है वो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। डेली के आपके 1000 से 2000 रुपए खर्चे हैं, पायलट्स में, फिर सबसे ज़्यादा अकेडमीज़ की फ़ीस शूटिंग रेंज की होती है। सारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अकेडमी फ़ीस शूटिंग रेंज की होती है। और फिर वो एक बहुत डेडिकेटेड गेम है, बहुत मतलब क्लियर माइंड गेम है, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज़ आप जब शूट कर रहे हो तो आपको अगर पुरानी चीज़ें याद आ गई तो आप कभी एज़ पर्टिकुलर कोई अच्छा शूटर नहीं बन पाएगा। तो शूटिंग मतलब एक मेंटल वाला गेम है कि आपको एक जगह ही फ़ोकस करना है, फ़ोकस्ड गेम है। बाकी स्पोर्ट्स क्या है कि उसमें एनकरेज होते रहे, जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में कोई इतना फ़ोकस नहीं चाहिए, उसमें टीम गेम है, तो ये सारे डिफरेंस हैं। तो अभी आपकी कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी है जिसके थ्रू आपने डिसाइड किया कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन ही बनूँगा? हाँ, मेरी बहुत सारी मेमोरी, बिकॉज़ मैं स्कूल टाइम में क्रिकेट खेलता था, उस टाइम की मेरी बहुत मेमोरीज़ है। मैंने हार्दिक पांड्या के साथ क्रिकेट खेली है, मैंने अर्जुन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेली है, नमन ओझा के साथ क्रिकेट खेली है, शिवम मावी जो हमारे नोएडा का है, इंडिया कैंप में था, जब जो हम दोनों के कोच सेम थे, फूलचंद। तो जब मैं बॉल डालता था तो उसको ये कहते थे कि तू इसकी बॉल देख। तो ऐसे कुछ मतलब मुझे अब वो चीज़ें सोच के लगता है कि हाँ, शायद मैं अच्छा कर रहा था और मैं अच्छा करता अगर वो मेरे साथ नहीं होता एक्सीडेंट तो। सो अभी भारत में शूटिंग को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं? भारत में देखिए, शूटिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं शूटर हूँ, मेरे को कोई बोलेगा कि तू हॉकी खेल ले, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन है ही नहीं हॉकी में और मुझे पता ही नहीं हॉकी का कुछ। तो शूटिंग या कोई भी अदर स्पोर्ट्स ऐसे प्रमोट होगा क्योंकि वो ज़्यादा दिखे। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट हर जगह आपको दिख जाएगा, एग्ज़ैक्टली। एडवर्टाइजमेंट हर एवरीथिंग एज क्रिकेटर दिख जाते हैं, लेकिन अदर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं दिख पाते। तो जब तक स्पोर्ट्स पर्सन पब्लिकली लोगों में नहीं आएंगे, पब्लिकली उनका पीआर नहीं होता या पब्लिकली वो चीज़ों को नहीं समझ पाते, जब तक पब्लिक में आएंगे, जब भी वो स्पोर्ट्स, अब जैसे नीरज भाई थे, उनको कोई नहीं जानता था, उनका टोक्यो में मेडल आया, तब उनको लोग जानने लगे। तो वही कि हाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एथलीट्स को कैसी हाइप मिल रही है और कहाँ हाइप मिल रही है। अच्छा, ऐसा आखिर क्यों होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है? बिकॉज इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन को माना जाता है टाइम पास, फालतू की चीज़, इसमें किसी का कुछ फ्यूचर नहीं है। पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा टीवी पे आए, लेकिन पेरेंट्स कभी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता।
ये प्रथा चलते हुए आई है कि हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आर्मी में भेजना, दैट्स इट। और आज के टाइम में अगर स्पोर्ट्स में आप नहीं हो तो आई थिंक किसी में नहीं है, बिकॉज स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आप ठीक है कोई स्पोर्ट्स नहीं भी खेल रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट वो फिट तो रख रहा है, मेंटली फिट रख रहा है, आपको फिजिकली फिट रख रहा है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स बढ़ेगा। तो जब आप स्पोर्ट्स में आए तो अपने सोसाइटी को कैसे डील किया? बस सोसाइटी तो बोलती है, उनका तो काम है बोलना, तो आपने उसको कैसे फेस किया? इग्नोर, क्योंकि मुझे खुद में पता था कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे को सोसाइटी ने कुछ नहीं दिया, ना मैं कभी सोसाइटी से लेने गया, बल्कि मैंने सोसाइटी को उल्टा दिया। तो सोसाइटी मेरे लाइफ का आंसर देने वाली कोई नहीं है। मेरे डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लिए। मुझे क्रिकेट छोड़ना था, वो भी मेरा डिसीजन था। मुझे शूटिंग करनी थी, वो भी मेरा डिसीजन था। और ऐसा नहीं कि मैं किसी के खिलाफ जाके लिया। जो जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था मैंने वो चीज़ करी। मैंने ऑर्गेनाइजेशन चलाई, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक्स को इंकरेज करा। तो वही सारे मेरे डिसीजन है। लोगों को क्या, लोगों तो बोलेंगे ही। अब एक मुर्दा इंसान होता है, वो बोल नहीं पाता, तो उसके बारे में लोग अच्छी बोलते हैं कि ये मर गया, शायद नहीं मरता, ऐसे बातें करते हैं। लेकिन एक जिंदा इंसान है, अगर उसकी बदनामी नहीं हो रही, उसके बाद नेगेटिव बातें नहीं हो रही, तो वो मरे हुआ इंसान है फिर। तो अच्छा है, लोगों को बोलने दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके। सो अभी जब लॉकडाउन पीरियड आया था तो हम सभी की लाइफ एक तरीके से शट हो गई थी, तो आपका वो लॉकडाउन फेज कैसा बीता? और लॉकडाउन स्टार्टिंग के 1 वीक तो सभी को मजाक लगा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कोई है नहीं, कुछ है नहीं। तो एक टाइम जब मेरे को तो ऐसे इफेक्ट करा, जब मैंने न्यूज़ में बॉडीज वगैरह देखी कि बॉडीज लाइन में लगी हुई हैं जलने के लिए, बट वो जल नहीं पा रही। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा मारामारी थी कि लोग, मतलब ऑलमोस्ट वो ऐसा टाइम था कि इंडिया के 60% फैमिलीज में से बहुत से लोग मारे गए। अब बाद में तो ऐसी स्टोरीज आई कि ये कोई बहुत बड़ा टास्क था वर्ल्ड को फेवर करने के लिए, बहुत बड़ा, आई डोंट नो। बट ठीक है, मुझे मेरी कंट्री ने ही दिया था सब कुछ। मैंने मेडल जीता, अपने देश के लिए जीता। मुझे किसी स्पॉन्सर ने कुछ दिया तो मेरे को देख कर दिया, क्योंकि मैंने देश के लिए कुछ किया। तो वो एक ऐसा टाइम था, शायद उस टाइम मेरे को एक टाइम ऐसा भी लगा था कि शायद ये दुनिया ही खत्म है अब, क्योंकि ऐसे डेली के मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग मर रहे थे। तो उस वजह से फिर मेरे को ये लगा कि ठीक है, मेरे पास, मुझे मेरी कंट्री ने दिया है, तो मैं भी अपनी कंट्री को कुछ दे सकता हूँ। तो उस समय मैंने ये डिसाइड करा कि ठीक है, जो मेरा इनकम होगा उसका मैं आने वाले 3 मंथ्स तक अपना 60% डोनेट करूंगा। ऐसा नहीं, वो मेरी डोनेशन तो बहुत छोटी डोनेशन थी, लेकिन ये था कि मैं अपने एथलीट्स के लिए करना चाहता था। बिकॉज मैं जिस स्पोर्ट्स से था, ठीक है, मैं इंडोर स्पोर्ट्स है मेरा, तो मैं अपने घर के अंदर भी कर सकता हूँ। लेकिन जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स है, वो तो बेकार हो गए ना। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जो एक मिनट ढंग से नहीं बैठ सकता। तो वो कीड़ा तो मिट रहा था ना, तो उस वजह से कि ठीक है, आप आओ, निकलो, करो। तो इस वजह से मैंने अपना 60% डोनेट करा। सो आपने उसी टाइम डिसाइड किया? हाँ, उसी टाइम डिसाइड किया। एंड अभी कितने एनजीओज हैं आपके अंडर? किस तरह आप कितने बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं? अभी हम इंडिया के अंदर 72 प्लस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे 17 ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। स्पोर्ट्स में ओवरऑल हमारे पास 40 लाख प्लस बच्चे हैं। स्टडी मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि तुम स्टडी मत करो, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं स्टडी से दूर है। स्टडी छोड़ के हम स्कूल के अंदर भी हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स। बट स्टडी से मेरा ना ताल्लुक रहा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोलता हूँ तुम पढ़ो मत, ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन डिग्रियाँ सड़ रही है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। तो उन डिग्रियों से अच्छा है कि आपके अंदर जो स्किल है आप उसके ऊपर काम करो ना। स्किल से आपको लोग जानेंगे। डिग्री कोई अपने माथे पे लिखवा के नहीं चलता कि मैं एमबीए मैंने कर रखी है और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये स्किल आपका मैटर करेगा। अब डिग्री की बात आपने कर ही दी है, तो अभी इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा, अगर बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा है तो स्कूल लेवल पे हो रहा है वो। क्यों? क्योंकि स्कूल में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बाबा अकबर की कहानी सुनाएगी, हमें तो अकबर ही नहीं पता कौन था, और उस वक्त अकबर का क्या करेंगे हम, कोई मतलब नहीं मेरा उससे। कॉस पाई थीटा में पढ़ाया गया, उसका आज तक तो हमें कभी यूज ही नहीं आया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अलावा तो कुछ यूज नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो नॉलेज वाली चीज़ें ठीक है, लेकिन आप ऐड ऑन करो। अभी भी मैंने लास्ट एक इंटरव्यू में सीबीएसई के ऊपर बोला था कि सीबीएसई बहुत बड़ा फ्रॉड करती है। वो क्लस्टर्स गेम कराती है, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा किसी स्टूडेंट्स को। लेकिन ये नहीं, और फिर उसके बाद एक आप प्लेटफॉर्म भी अगर दे रहे हो तो एक रियल प्लेटफॉर्म दो। आप फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनकी फीस महीने की 30,000 40,000 होती है। तो बच्चा कैसे अफोर्ड कर पाएगी, या फैमिली वो कैसे अफोर्ड कर पाएगी?
तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर स्कूल लेवल पे ही खराब चलता है और वहाँ से फिर कॉलेज लेवल पे खराब हो जाए। मतलब मैंने नहीं देखा कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। हमारा स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल अगर इन फ्यूचर मैं अगर स्कूल खोलता हूँ तो सबसे मेरा मैटर ये नहीं कि मेरे को किसी बच्चे को पढ़ाना है, मेरा मैटर ये है कि मैं उसके स्किल के ऊपर काम करूँ। और स्किल का टैलेंट अगर देखना है किसी को तो स्कूल लेवल पे ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कॉलेज लेवल से स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना, मैंने स्कूल लेवल से करा। शायद मेरे को उस समय मेरा स्कूल सपोर्ट करता तो मैं अच्छे लेवल पे होता। तो सपोर्टिव भी स्कूल ही चाहिए, क्योंकि स्कूल आप 8 घंटे अपने दिन का 8 घंटे स्कूल में दे रहे हो। स्कूल के पास एक तरीका है कि आपके वो टैलेंट्स को देख सकता है कि आप स्केचिंग में अच्छे हो, म्यूजिक में अच्छे हो, और आपके पेरेंट्स को बोल सकता है कि आप इनको इस चीज में करो, लेकिन स्कूल नहीं बोलता। उनको तो अपनी फीस से मतलब है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इंडिया के। सो अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, अगर वहाँ पे फंडिंग प्रॉपर नहीं होती है तो उनकी हालत भी बहुत बुरी हो रखी है। हाँ बिल्कुल होती है। ओके, सो अभी शिवम ठाकुर की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। आर यू अ बिलीवर ऑफ गॉड, आप मानते हैं? हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ भगवान को, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे को बहुत गालियाँ सुनने के लिए मिलती है, बहुत दुनिया बहुत कुछ कहती है। हम अगर किसी मैच में कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो वही कहते हैं कि बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको अलग से पैसे मिल गए, मतलब बहुत सी बातें सुनने के लिए मिलती है। तो मेरा सीधा सा सिद्धांत रहता है, जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ठीक है अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं इस दुनिया को फेस नहीं कर सकता, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऋषिकेश चला जाता हूँ, वहाँ पे अपने 2-3 दिन स्पेंड करें एक गुड वाइब के साथ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। क्योंकि वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास बहुत लाखों करोड़ों की संपत्ति, लेकिन वहाँ पे वो एक साधु की तरह रह रहे हैं। तो वो जीवन भी, ऐसा नहीं कि मैं वो जीवन नहीं जीना चाहता, मैं वो जीवन भी जीता हूँ और मैं मुझे अच्छा लगता है वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें आपको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और देश दुनिया आज की मतलब ही है। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपको लोग जानते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई नहीं पूछने वाला। आज पावर मनी की है, पावर इंसान की नहीं है। उस इंसान के पास पैसा है तो उस इंसान की पावर है। तो ये आज की दुनिया है। सो ऐसे पर्टिकुलर आप किसी भगवान में मान्यता रखते हैं कि यहाँ जाके आपके मन को शांति मिलती हो? ऐसा तो नहीं, बिकॉज मैं कभी किसी, मतलब कोई बोले कि मैं अगर किसी एक भगवान को मानता हूँ तो ऐसा नहीं, मैं सभी को मानता हूँ और मैं सारे स्थानों पे भी जाता हूँ। तो मैंने वो डिवाइड नहीं कर रखा कि मुझे शंकर जी ही चाहिए या हनुमान जी नहीं चाहिए। ओके, सभी मेरे लिए इक्वल है और सबके सामने मैं झुकता हूँ। तो अभी अगर शिवम जी सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि शिवम ठाकुर को नेगेटिव कमेंट्स आए हो या फिर ट्रोल हुआ हमेशा। हो? किस चीज़ को लेके पर्टिकुलरली आपको बुरा ट्रोल लगा? तो आपको किसी भी बात पे कर सकते हैं। ट्रोल आपने पोस्ट करी, उसके नीचे आपने क्या लिखा, उस बातों पे भी ट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें 2 साल पहले हमने अपने अकाउंट में बंद कर दिया था, कमेंट सेक्शन ही हमने बंद कर दिया था। ना कोई बोलेगा ना हम सुनेंगे। लेकिन ठीक है, हमने सोशल मीडिया बंद करा था ना कमेंट सेक्शन, लेकिन दुनिया तो फिर भी दिख रही थी। तो ऐसा नहीं, फिर मेरे को एक टाइम पे ये समझ आ गया कि मैं भाग कर कुछ नहीं हो सकता, मुझे खड़े होकर डट के उनका सामना करना पड़ेगा। तो वही आज मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता। लोग मुझे जो बोलना है जो बोलते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी सुन सकता हूँ जो मुझसे ऊपर है, जिसने मुझसे ज्यादा कर रखा है और मुझसे ज्यादा बहुत बड़ा उसका ओहदा है कि हाँ मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं उनकी जरूर सुनता हूँ। बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से बहुत अपर लेवल पे हैं, बहुत आईपीएस मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अपर लेवल पे हैं, तो मैं उनकी ज़रूर सुनता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा लाइफ जी ली और मुझसे ज़्यादा अचीव उन्होंने कर लिया, मैं उनकी सुन सकता हूँ। और ये तो आम पब्लिक तो एज एन मुझे डॉग ही लगती है, वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं, काट कभी नहीं सकते। अच्छा, मैंने सुना है कि साउथ इंडिया में आपको लोग भगवान की तरह मानते हैं और आपकी फ़ोटो की भी पूजा करते हैं, तो उसका क्या राज़ है? उसका ये राज है कि कोविड के टाइम एक फैमिली थी, उस फैमिली को मैंने बचाया था। लाइक फैमिली का मैटर ये था कि उसका 6 साल का बच्चा था, तो उस फैमिली को मैंने बचाया था। तो उस समय से मतलब उनको ये लगा कि हमारे लिए कोई खड़ा होने नहीं आया, हमारे लिए गवर्नमेंट खड़ी नहीं हुई, हमारे लिए हॉस्पिटल्स खड़े नहीं हुए, लेकिन हमारे लिए एक वो इंसान खड़ा हो गया जिसको हम जानते तक नहीं। उसने मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करा, मैंने पूछा, जो चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली जितना कर सकता था मैं करा। तो वो लड़का आज काफ़ी मतलब बड़ा हो गया है वो, और उस समय से उसकी फैमिली, मतलब कि उन्होंने सीधा मेरे को ये बोला था कि मेरे हमारे लिए कोई नहीं आया, हमने अगर भगवान देखा तो वो आप में ही देखा। तो इस वजह से वो मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा साउथ इंडिया, कुछ फैमिलीज़ हैं जो, मतलब मैंने उनको काफ़ी बार मना भी करा इन सब चीज़ों के लिए कि मैं भगवान का ओहदा मेरे पास नहीं है। जो मैं कर सकता था मैंने सिचुएशन देख कर करी। शायद आज उस लेवल पे मैं था,
मैं उस लेवल का बन गया था कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं थी कि मैंने अगर किसी की हेल्प करी तो। और मैंने उनको काफ़ी बार भी बोला कि आप भगवान में भरोसा रखिए, इंसानों में भरोसा मत रखिए। क्या पता कि मैंने वो किसी मतलब के लिए करा था, ऐसा भी हो सकता है। इंसान तो कब बदल जाए वो किसी को नहीं पता। लेकिन ठीक है, वो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, तो मैं उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकता। तो अगर हम अभी बॉलीवुड की बात करें तो क्या बॉलीवुड स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करती है? बॉलीवुड स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट नहीं करता, स्पोर्ट्स पर्सन बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं। बिकॉज और बॉलीवुड सिर्फ क्रिकेट में ही अटका हुआ है, क्रिकेट से बाहर कभी निकला ही नहीं। क्योंकि उनको पता है कि जैसा नेम फेम हमारा वैसे ही नेम फेम क्रिकेटर्स का है, अदर स्पोर्ट्स का किसी का नहीं है। तो ये रियलिटी है। क्रिकेट को एक ऐसी हाइप मिली है हमेशा से कि उसमें लोग पागल हैं, अदर स्पोर्ट्स में कोई पागल नहीं होता। तो बॉलीवुड का कनेक्शन ओनली क्रिकेटर से रहा और किसी भी अदर स्पोर्ट्स पर्सन से नहीं था कहीं। सो अभी शिवम ठाकुर की लाइफ में ऐसा कौन सा एक पर्सन है जो उनके लिए बहुत खास और स्पेशल है? मेरी माँ, क्योंकि माँ से मैं अपने बहुत दूर था। दूर क्या था कि लाइक मेरा एक रिलेशन था, हम लिविंग में रहते थे, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया था। तो उस लड़की के जाने के बाद एक रियलाइज़ हुआ कि समझने वाला, समझाने वाला एक ही इंसान है। तो उस समय से मुझे मतलब मेरा कनेक्शन मेरी मम्मी से बहुत अच्छा रहता है। और मतलब वही एवरीथिंग वही है मेरे लिए। मुझे डज़न्ट मीन कोई मुझे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। मेरी माँ जो मेरे लिए कह रही है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अभी आपने बताया कि आप लिव इन में रहे और आपका एक रिलेशनशिप था। सो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, आखिर क्या थी आपकी वो लव लाइफ? लव लाइफ, वो भी एक एथलीट थी। हमारी ऐसी कनेक्शंस हुए, हम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जा रहे थे, तो हमारे वहाँ से पे ऐसी कनेक्टिविटी हुई। फिर वो धीरे-धीरे एक फ्रेंड ज़ोन से निकल के एक लव ज़ोन में आ गए थे। फिर वो स्टडीज़ के लिए हमारे शहर आई थी। स्टडी वगैरह हुआ, फिर हमने ये प्लान करा थी कि हम ठीक है लिविंग में रह सकते हैं, तो हम लिविंग में रहे। तो बट उसका कोई आंसर नहीं रहा आज तक। मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान आपको छोड़ रहा है तो उसका एक आंसर रहेगा, ये रीज़न देकर कि मैंने इस रीज़न से ही तेरे को छोड़ा, बट वो ऐसा कोई रीज़न आज तक नहीं मिला। तो यही मेरी छोटी-सी लव स्टोरी रही। सो आपका जब हार्ट ब्रेक हुआ तो इससे क्या आपकी लाइफ में चेंजेस है और आपके स्पोर्ट्स पे इससे फ़र्क? हाँ, बिल्कुल चेंजेस आए। पहले तो मैंने अपने आप को बर्बाद करा बहुत। जब वो गई छोड़ के तो 2-3 महीने जितना बर्बाद कर सकते थे, हमने उतना अपने आप को बर्बाद किया। एक टाइम पर ऐसा लगा कि बस, फिर हमारे महान दोस्त भी होते हैं, जो हमें सजेस्ट करते हैं कि वो ऐसी कौन-सी हूर की परी थी जो दूसरी परी नहीं मिलेगी। हुँ, हुँ। तो देखिए रिलेशन लड़कियों के साथ, तो उस समय मेरा जो ब्रेक हुआ उसके बाद मैंने किसी पे भी, यहाँ तक कि मैं अपनी बहन पे भी भरोसा नहीं करता। रिलेशन में नहीं, मतलब मैं लड़कियों, मतलब एक कहता है ना, मेरा भरोसा उठना भरोसा उठ चुका है। सिर्फ़ अपनी मम्मी पे भरोसा करता हूँ और किसी पे मैं भरोसा नहीं करता। क्योंकि मैंने तो ऐसी चीज़ें भी देखी। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी मतलब गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी फ्रेंड थी, वो 20 साल से थी और वो 20 सेकंड में उसका भरोसा टूट गया। तो लड़कियाँ तो ऐसे ही कर देती हैं। तो इस वजह से ठीक है, वो उनका डिसीज़न रहता है, उनको हम कुछ कह नहीं सकते। हमने गलत करा है, ठीक है, हमने अगर गलत करा तो हम फेस कर रहे हैं, आपने गलत करा हुआ तो आप फेस करेंगे, दैट्स इट। तो क्या आप अभी मूव ऑन कर पाए हैं? नहीं, मूव ऑन मैंने करा भी नहीं और मूव ऑन मैं कभी करना भी नहीं चाहता, बिकॉज़ मैं कभी अपने आप से नहीं हारना चाहता। मैं अगर क्रिकेट खेलता था, तो वो मेरी जिद थी। मैंने क्रिकेट छोड़ा नहीं। एक रीज़न में जाकर आज भी मैं क्रिकेट देखना पसंद नहीं करता, लेकिन वो दिल में एक आस रहती है, शायद यार मैं ये चीज़ कर सकता था। तो मैं शूटिंग में भी आया, तो मैं कभी अपने आप से हारा नहीं, कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरे अंदर ना का सवाल ही नहीं है। तो इस वजह से ये रिलेशन में भी ये था कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा और मैं अपने आप को कभी रिग्रेट नहीं करवाना चाहता, कि मैं मतलब खुद अपने आप से ही हार गया कि मैं इस रिलेशन को नहीं बचा पाया, दैट्स इट। अच्छा, हमेशा कहा जाता है ना कि हार्ट ब्रेक के बाद ना एक पर्सन एकदम चेंज होता है और मैच्योर हो जाता है और सीरियस हो जाता है अपने गोल को लेके। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जाके मुझे कुछ बातें पता चली, रीज़न क्या रहा, लेकिन कभी मैंने उनसे नहीं सुना कि ये रीज़न था एग्ज़ैक्टली। लाइक उनके दोस्तों से मुझे पता चला कि इस वजह से मैंने छोड़ा, तो ठीक है। मैं कभी बुरा नहीं चाहता था, ना मैं बुरा कभी करना, आज भी मैं कोई बुरा नहीं चाहता हूँ, ना मैं करना चाहता था। ठीक है, मैंने अपने ऊपर मेहनत स्टार्ट करा, मैं अपने आप को और निखार के लाया लोगों के सामने। तो बट वो है ना कि एक बार मतलब लड़कियों को क्या है कि वो अगर उन्होंने एक बार सोच लिया, नहीं तो नहीं। नहीं। लड़के क्या, लड़के अगर लड़ भी लेंगे, आज शाम में लड़ लेंगे, सुबह फ़ोन करके कह देंगे, "अरे! चलना है, नहीं चलना?" तो ये डिफरेंशिएट भी मैंने देखा। बट ये था कि ठीक है, वो उनका ऑप्शन था, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकते। ज़बरदस्ती मैं 1 महीने रोक लूँगा, 2 महीने रोक लूँगा। शायद जितना बड़ा अभी मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, इससे बड़ा मेरा हार्ट ब्रेक हो जाए।
तो इस वजह से ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। प्यार है, दोनों का एक हिडन लव है, दैट्स इट। सो अभी आपने बोला ना कि हार्ट ब्रेक के टाइम पे आपके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है? दोस्ती मेरे लिए सब कुछ मायने रखती है, बिकॉज अगर मैं मरूंगा भी तो कंधे मेरे दोस्त ही देंगे, कोई लड़की मुझे कंधा नहीं देगी। तो दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो हम जो माँ बाप को नहीं बोल सकते, कि दोस्त को ज़रूर बोल सकते हैं। तो फ्रेंडशिप करनी ही है तो लड़कों से करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें लड़के भी होते हैं कि लाइक बहुत से ऐसे दोस्त भी होते हैं जो मतलब पॉइंट्स ले लेकर उनको पॉइंट्स को सेव करके रखते हैं कि इन फ्यूचर ये पॉइंट्स आएंगे। तो लड़कों की दोस्ती में कोई शक नहीं कर सकता, लड़के भी ऐसे ही हैं, दे देंगे, जान दे देंगे, नहीं देंगे तो हम तुझे मानते ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि अगर मेरा दुश्मन भी अगर कोई मेरा लड़का दोस्त होगा ना, और अगर मैं फंस रहा हूँ कहीं, तो वो एक बार मुझे जरूर बोलेगा कि भाई ये चीजें नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरी दुश्मन लड़की होगी ना, तो वो तो यही चाहेगी कि फंस रहा है और फंसता रहे। ये डिफरेंशिएट है लड़के लड़कियों में। सो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? आगे आपने क्या सोचा है कि शूटिंग में अब आगे क्या करने वाले हैं? अभी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। फिर उसके बाद मतलब कि मेरी लिमिटेशन चैंपियनशिप्स होती है साल में, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टूर वगैरह ऐसे चैंपियनशिप रहती है। तो अभी तो अपकमिंग है नवंबर में, तो उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। अभी आज की जनरेशन क्या होता है ना, थोड़ा भी कुछ होता है तो डिमोटिवेट हो जाती है। सुसाइड केसेस इतने हो गए, इतनी सारी हम रोज की कहानियां सुनते हैं। तो अभी यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सुसाइड कर भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अगर मैं सुसाइड कर लेता तो क्या वो गर्लफ्रेंड मुझे मिल पाती? नहीं मिल पाती। लेकिन मैं एक टैग जरूर दे के चला जाता, अपने फैमिली को टैग दे के चला जाता कि इस लड़की की वजह से इसने जान दे दी। तो ऐसे ही लाइक आप अपनी लाइफ को दूसरा मौका दो, क्या पता उससे अच्छी लाइफ आपकी आगे है। लेकिन वही कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि जो सुसाइड करते हैं वो मतलब खुद में रेडी नहीं हो पाते, मतलब खुद से बात नहीं कर पाते, खुद अपने आप को दूसरा मौका नहीं दे पाते, क्योंकि लाइफ हमेशा लाइफ चाहती है दूसरा मौका। तो अगर हमने दूसरा मौका दिया ही नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता था सांस भी मेरी वही है और उसके बिना मैं जी नहीं पाता। तो लेकिन आज जी रहा हूँ ना, तो मैंने अपनी लाइफ को दूसरा मौका दिया। तो ऐसे ही यूथ्स को भी ये कि आप अपनी लाइफ को दूसरा मौका तो देकर, कोई बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाता, वो लोग बिजनेस चेंज कर देते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सक्सेस हों। आप उस चीज के सक्सेस को लिए सोचिए, नेगेटिव के लिए मत सोचिए। तो सक्सेस आपके सामने ही है, बस आप जितनी जल्दी कर पाए वो आपका मैटर है। सो अभी आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, पॉलिटिक्स, वो भी इंडिया की डर्टी पॉलिटिक्स से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन बन के भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पॉलिटिशियन अगर आपको बनना ही है तो किसी अच्छे लेवल पे बनना चाहिए। एमपी एमएलए एक एरिया पे ही सीमित हो पाते हैं। लेकिन वही कि पॉलिटिशियन बन के भी लाइक अभी मैंने पैसा नहीं देखा, पॉलिटिशियन बन के मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि फिर मेरी वैल्यू जो रहेगी वो तो डाउन जाएगी और मैं फिर उन लोगों की वैल्यू नहीं करूंगा। ठीक है, पॉलिटिशियंस मैं सपोर्ट करता हूँ पार्टीज को, लेकिन अपने मतलब के लिए। मैं ऐसे पर्टिकुलर किसी पॉलिटिशियन को नहीं, ये बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन, किसी की भी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कोई भी वाइट नहीं है, एवरीवन इज ब्लैक। कुछ की पता चल जाती हैं, कुछ की नहीं पता चल पाती। तो पॉलिटिशियन से मेरा ऐसा होगा ताल्लुक नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं सोशली बहुत वर्क कर रहा हूँ, वही मेरे लिए पॉलिटिशियन। अभी पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी पता चला है कि वोट्स की चोरी की गई है, वो हमने देखा था जो राहुल गांधी ने दिखाई थी पूरी रिपोर्ट। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इससे आपका एक साइड टर्न हो गया है कि नहीं, बीजेपी नहीं कांग्रेस को वोट वोट करना है, ऐसा कुछ? बिकॉज सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है। नहीं, ऐसा मेरा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन जो पार्टीज है वो तो आपको पॉइंट देखती रहेंगी कि ये पॉइंट इनका वीक हो, हम इस पॉइंट के ऊपर बोलना शुरू करें। अब फॉर एग्जांपल ये ठीक है, ये बहुत बड़ा मैटर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिए, लेकिन अब वो भी तो देखिए दिल्ली में एसएससी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स को लोग उठा के ले जा रहे हैं। किस बिहाफ पे ले जा रहे हैं? पॉलिटिक्स के पावर्स के बिहाफ पे ले जा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स मतलब बहुत बुरी चीज है, उससे किसी का कोई भला नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में आने के लिए भी आपका बैकग्राउंड ही ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में तो कोई आ ही नहीं पाया आज तक। एंड वोट चोरी का तो अब पता नहीं कि वो रियल है फेक है, लेट्स सी देखते हैं इन फ्यूचर की क्या पता चलता है उसके बारे में।
सो अभी हमने पॉलिटिक्स की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि जब आप खेल रहे होते हैं, जब आप हमारे भारत देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो जब आप जीत जाते हैं तो उसके बाद भी आपके अंदर एक स्ट्रेस रहता है, और अगर रहता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए सब एथलीट्स का खेलने का तरीका बहुत अलग रहता है एंड स्पोर्ट्स में भी एथलीट्स बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई आता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई आता है मुझे इंडिया के लिए खेलना है, कोई आता है कि मुझे एक परफेक्ट कोच बनना है। तो मेरा ये था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। मेरा किसी जॉब से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी कोच से कोई मतलब नहीं है कि मैं आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा कोच बन जाऊँ। मेरे अंदर जुनून था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। वो मैं करता हूँ और जब हम मेडल जीत कर आता है, तो हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनको हम जानते तक नहीं थे कभी। तो मैं तो वही एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को कि इंडिया में स्पोर्ट्स से बड़ा टैलेंट कुछ नहीं है। आज अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे ना, तो कल वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाके देगा। स्ट्रेस कुछ नहीं रहता, हैप्पी लाइफ। आप मेडल जीत के आए हैं, खुश हैं, सारी दुनिया खुश है, वाहवाही हो रही है हर जगह। उसमें कोई 3-4 ताने मिल जाएँगे कहीं आपको कि जुगाड़ से जीत गया होगा, ये कर दिया होगा, वो तो दुनिया क्या है, दुनिया तो बोलती रहेगी। अब बोलने वालों से कौन क्या ही बोल सकता है, बोलने वाले बोलते रहेंगे। किसी खेल में अगर आप नहीं जीते, तो वो उस फेलियर से आप बाउंस बैक कैसे करते हैं? किसी टूर्नामेंट में अगर मेरा मेडल नहीं आया तो मेरे लिए वो मैटर नहीं। कभी मैंने मेडल्स के लिए खेला ही नहीं। मैं अपने 100% के लिए खेलता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो चीज़ मैं रिजल्ट देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं अपना 100% दूंगा तो मेडल फिक्स है। तो कभी ऐसा कोई मेरे टूर्नामेंट ऐसा स्किप हुआ ही नहीं जिसमें मेरे मेडल नहीं आए आज तक। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। टच वुड। सो अगर हम अभी फिजिकल कोच की बात करें, फिजिकल कोचिंग हमको मिलती है, लेकिन मेंटल कोच कितना ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए स्पोर्ट्स में एक वर्ड है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो सिर्फ आपको स्पोर्ट्स से मिलेगा। किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, किसी डिग्री में नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स में आप अब फॉर एग्जांपल आपने हमारा इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, उसमें इंग्लैंड से कुछ मुँह बहस हो गए हमारे क्रिकेटर्स की। तो ऐसा नहीं कि जब वो मैच खत्म होगा तो सारे शेक हैंड करते हैं, इसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। हम ग्राउंड पे ठीक है एग्रेसिव हो गए, लेकिन एंड ऑफ द टर्म हम जा रहे हैं तो एक ही होटल में जा रहे हैं, एक साथ ही जा रहे हैं। तो ये सिर्फ हम स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग, और आप किसी चीज़ में नहीं कर सकते। और स्पोर्ट्स में आप मतलब एक तो फिजिकली आप फिट होते ही होते हैं, ठीक है। एंड बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 साल जीने वाले हैं और बैडमिंटन आप खेलते हैं तो कम से कम आप 55 साल जिएंगे। बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट्स है। तो सारे स्पोर्ट्स के कुछ ना कुछ फायदे हैं। बस ये मैटर यही करता है कि हम स्पोर्ट्स को किस वे में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब तो खैर पूरे इंडिया में ही बात ऐसी है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड थे वहाँ पे मॉल बना दिए गए हैं। जहाँ पे बच्चे शाम में खेला करते थे पार्क में, उनको पार्किंग प्लेस बना दिया गया है। तो स्पोर्ट्स आप सोच रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स में बहुत कुछ कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? आपने ग्राउंड लेवल पे क्या करा है? ग्राउंड लेवल पे आप कर क्या रहे हैं? आपके पास पता है कि आपके पास लाखों एथलीट्स हैं, अच्छे-अच्छे हमारे पास एथलीट्स हैं। हमारे पास हमारे इंडिया में ऐसे-ऐसे एथलीट्स हैं जो सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट होते वो पेपर पे ही रह जाती है। अभी वो 4 रूल्स लेकर आए, वो बोर्ड बना रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड बना रहे हैं कि किसी लड़की को कुछ मेंटली कोई हैरेस कर रहा है, फिज़िकली कोई हैरेस कर रहा है, वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। फिर उसके बाद किसी स्पोर्ट्स में कोई चीटिंग चल रही है कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, उसके लिए भी बोर्ड बनाया गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें करी और इससे स्पोर्ट्स बदलेगा भी। बस बात इतनी सी है कि ये चीज़ अप्लाई हो। गवर्नमेंट तो रूल्स बना देती है, सब कुछ बना देती है। और आपने देखा होगा जिस दीवार पे लिखा रहता है थूकना मना है, वहीं पे ज़्यादा लोग थूकते हैं। तो मैटर ये कर रहा है ना कि आप बना तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट भी कीजिए। एग्ज़ीक्यूट कीजिए, फिर देखिए आपका रिज़ल्ट कैसा है। और इंडिया में अगेन कि इंडिया में स्पोर्ट्स से बड़ा कोई टैलेंट नहीं है। सो अभी ना कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बनना चाहते होंगे एक एथलीट, और वो अभी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे होंगे और साथ में वो खेल भी रहे होंगे। तो वो अपने एथलीट स्पोर्ट्स को और साथ में पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? देखिए पढ़ाई और स्पोर्ट्स कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। जितने भी आप फेमस ओलंपियंस देखेंगे, उनकी कभी मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं 10th पास आउट हूँ। तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक रहा ही नहीं कभी। क्योंकि पढ़ाई भी समय माँगती है और स्पोर्ट्स भी समय माँगता है। अब मैटर ये करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। स्पोर्ट्स को देना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स में दीजिए। अगर एजुकेशन में देना चाहते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को हम इक्वली नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉलेज में है, तो कॉलेज 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज होता है। तो जो इंसान 8, 9, 10 घंटे
कॉलेज में बिता रहा है, वो ग्राउंड पे कैसे 2 घंटे बिता पाएगा? तो थोड़ा-सा हमें मतलब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एजुकेशन में ही करना है, हमें स्पोर्ट्स में करना है। क्योंकि स्पोर्ट्स माँगता है समय, एजुकेशन भी माँगता है समय। दोनों सिमिलर तो कोई नहीं कर पाएगा। सो अभी आपने बताया ना कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करती है और इतना बुरा हाल है अभी स्पोर्ट्स फील्ड का। सो अभी जो बच्चे आना चाह रहे हैं उसमें उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें आना चाहिए या अपने सपनों को वहीं रोक देना चाहिए? देखिए, सपने तो कभी रोकने ही नहीं चाहिए। हम बने ही सपने देखने के लिए, और अगर हम ही नहीं देखेंगे सपने तो कोई देखेगा कौन? इंडिया में 64% यूथ है, और अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने देश को बदल सकते हैं। स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में बदल सकता है। लेकिन हमें कोई गाइडेंस करने वाला हो ना, हमें कोई गाइड करने वाला हो कि हाँ, ये सही है, ये गलत है। ये करोगे तो ये गलत है, वो करोगे तो वो सही है। लेकिन इंडिया में लोग मतलब से रहते हैं। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनसे बड़ा कोई पावर में नहीं है। वो जो कह देंगे वही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप देखिए, अगर आपको एथलीट चाहिए इन देश से, तो आपको एथलीट को एथलीट की नज़र से देखना पड़ेगा। उसमें आप बिज़नेस माइंड नहीं घुसा सकते। उसमें आप अपना पॉलिटिक्स नहीं घुसा सकते। उस बेचारे एथलीट को क्या ही पता है इन सब चीज़ों को, वो अपने खेल में लगा हुआ है। और उसमें भी अगर अभी फॉर एग्जांपल अभी फीसू के गेम्स हुए थे, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड गेम्स हुए थे, तो एक लड़की तमिलनाडु की, उसने 2.5 लाख रुपए खर्च करके वो जर्मनी गई खेलने, लेकिन वहाँ पे उसका नाम ही नहीं था ऑफिशियल, ने उनका नाम ही नहीं दिया, मिस हो गया था वो नाम देना। तो आप ये सोचिए ना कि उस एथलीट का तो उम्र निकल जाएगा ना, आपके एक मिस के कारण वो तो अपना, और इसी कारण एथलीट सुसाइड करते हैं। एथलीट की केसेस तो बहुत कम है, लेकिन एथलीट स्टूडेंट के मुकाबले बहुत कम सुसाइड्स करते हैं। वो सुसाइड क्या करते हैं कि उनका फ्यूचर खुद ही, अब जैसे इंडिया में तो बहुत डोपिंग के केसेस आते हैं एथलीट्स में। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो खुशी के लिए कर रहे हैं, उन पे एक प्रेशर है, खुद का प्रेशर है। मैं 25 साल का हूँ, मुझे पता है कि 30 साल तक मुझे टीम रखेगी और मुझे 5 सालों में ही सब कुछ करना है। मुझे अपना 100% को 200% देना है। तो मैं एस्टेरॉइड वगैरह में घुस जाता हूँ, तो फिर मैं वो चीज़ें, तो वो मजबूरी में कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी है। और अदर कंट्रीज़ में चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, 3 साल के जब बच्चे होते हैं तब से उनको स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। आप स्पोर्ट्स खेलो, मत खेलो, टीम के लिए खेलो, नहीं खेलो, मैटर नहीं करता कुछ भी। लेकिन 3 साल से आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना पड़ेगा। और इंडिया में क्या है? इंडिया में स्कूल में स्पोर्ट्स डे साल में 1 बार होता है, उस दिन बच्चे दिख जाएँगे आपको सारे। और वीक में 1-2 पीरियड्स होते हैं स्पोर्ट्स पीरियड। 1-2 पीरियड्स में किसका क्या, आप क्या देख लोगे? क्या समझ आ जाएगा आपको? एंड उनके बिज़नेस माइंडेड ऐसे रहते हैं कि आफ्टर स्कूल उनके बड़ी-बड़ी प्राइवेट अकेडमी चलती है, जिनसे उनका फंड आ रहा है। मतलब स्कूलों को तो खैर मैं सच लिटरली बताऊँ तो स्कूलों को कोई मतलब ही नहीं है किसी बच्चों से। उनको सिर्फ़ अपने इनकम से, अपने रेवेन्यू से मतलब रहता है। और अच्छे मार्क्स वगैरह किसी एथलीट्स के आ गए तो बड़े-बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं, जिससे कि उनको और एडमिशन्स मिल जाए। दैट्स इट। सो अगर अभी हम इंडियन फैमिलीज़ की बात करें तो वो कैसे हर चीज़ को नज़रअंदाज करके कि हमारा बच्चा खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उस चीज़ को कैसे छोड़ के अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं? उनको आप कुछ बताइए। देखिए, सपोर्ट, पहली चीज़, जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, वो स्पोर्ट्स के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब मैं शूटिंग करता हूँ, मेरे को कोई बोल दे कि बैडमिंटन खेल ले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैडमिंटन का मुझे बी तक नहीं पता। तो फैमिलीज़ का ये मैटर करता है कि आप एक बार अपने बच्चों को देखो कि वो कर क्या रहे हैं, किस चीज़ में। अगर स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में उस चीज़ को टाइम दो उसको। फिर वो पता चलेगा कि आप उसको 1-2 मौका तो दे के देखो, वो रिज़ल्ट दे रहा है आपको। आप अपने बच्चों से पूछ लो कि हाँ, तुम्हें 1 साल का टाइम चाहिए, 2 साल का टाइम चाहिए। वो 2 साल में तुम्हें बोल रहा है कि मैं 2 साल में नेशनल चैंपियनशिप खेल लूँगा। तो उसको ये कह दो कि ठीक है, मैंने तुम्हें 2 साल दिए हैं। तुम्हें 2 साल में जो करना है, अगर 2 साल के बाद रिज़ल्ट नहीं आएगा, तुम फिर छोड़ दोगे। ऐसा ही होता है इंडियन फैमिलीज़ में। लेकिन मैटर ये है, क्या पता उसका 2 साल में मेडल ना आया, तो उसके 2 साल भी बर्बाद गए, स्टडी भी बर्बाद गई। तो स्पोर्ट्स को ना हमारी इंडियन फैमिलीज़ बहुत अलग लेवल से देखती हैं कि ये टाइम पास है। तो सब अगर ऐसे ही सोचने लग जाएँगे तो शिवम ठाकुर जैसा बनेगा कौन फिर? सो आप कोचिंग और मेंटरशिप के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकती है, करना आप ही को पड़ेगा। मेरे कोचेज़ हैं तो उसमें मुझे गाइड कर सकते हैं, वो मेरी जगह शूट नहीं कर सकते हैं। करना मुझे खुद ही पड़ेगा। सो अभी इंडिया में आप स्पोर्ट्स को 10 सालों में कहाँ देखते हैं? 10 सालों में लाइक अभी 2036 इंडिया प्लान कर रहा है कि हम ओलंपिक होस्ट करेंगे।
देखते हैं, होप सो इंडिया करेगा ही। तो जब तक तो मतलब अभी देखिए धीरे-धीरे लोग एथलेटिक स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, बैडमिंटन में आ रहे हैं, मतलब लोग अब आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर क्योंकि उनको दिख रहा है कि स्पोर्ट्स में अब कुछ है। पहले वाले डायलॉग सब काम नहीं आते, कि पहले की फैमिलीज़ सोच लेती थी कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, हम उसको एमएनसी में जॉब करवाएँगे या इंजीनियर बनाएँगे, डॉक्टर बनाएँगे। तो अब ठीक है, मेंटालिटी बदल रही है फैमिलीज़ की और आने वाले टाइम में बदलेगी और आने वाले 10 सालों में इंडिया के पास काफ़ी मेडल्स रहेंगे क्योंकि अभी क्या है, अभी सारे स्पोर्ट्स की लीग होने स्टार्ट हो गई। जैसे पहले क्रिकेट की सिर्फ आईपीएल होती थी, अभी जैसे आईपीएल होती है, तो अब हर स्पोर्ट्स की लीग होती है। शूटिंग लीग इंडिया में लॉन्च होने वाली है, वॉलीबॉल लीग चल रही है। तो लीग क्या है? लीग एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम है, जहाँ से हमें रियलिटी ऑफ प्लेयर्स पता चलता है कि ये प्लेयर एक दिन इंडिया खेल सकता है या नहीं खेल सकता। सो अभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट वाले बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं या कम होते जा नहीं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे वो, क्योंकि अब क्या है, अब स्पोर्ट्स दिखने लगा टीवी पे। पहले क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। रहे हैं? अब टीवी पे दिखने लगा, एडवर्टाइजमेंट्स पे दिखने लगा, एथलीट्स के नाम दिखने लगे, तो स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। सो अभी आपका सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या है? अभी आप क्या नेक्स्ट अचीव करने का सोचा है? नेक्स्ट हमने ये प्लान करा है कि हम स्पोर्ट्स अकेडमीज रन करेंगे, जिसमें शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स जो बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं, जिसको एथलीट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम उनके लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स रखेंगे। क्योंकि हम मैं एक एथलीट हूँ, तो मैं एथलीट की नज़र से देख रहा हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं बिजनेसमैन की नज़र से देखता, लेकिन मैं एक एथलीट हूँ, मुझे टैलेंट खोजने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे रियलिटी ऑफ प्लेयर सामने दिख जाएंगे कि ये हाँ, ये कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं कुछ चंद एथलीट्स के साथ एक अच्छा टीम अप करके और मैं इंडिया को कुछ अच्छे एथलीट्स जरूर दूंगा। सो अभी ना क्या होता है ना, भारत में कास्ट को लेके बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और हमने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट कोटाज भी बना दिए गए हैं कास्ट और कलर के बेसिस पे। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप कभी कास्ट को लेके क्रिटिसाइज हुए हैं? नहीं, कास्ट को लेके मैं कभी क्रिटिसाइज हुआ ही नहीं, बिकॉज कास्ट, मैं बिहार से आता हूँ, तो हमने यही सुना है कि ये बिहारी है या ये है वो है, लेकिन आप एक बार बिहार को देखो तो सही। आपके बोलने से बिहार नहीं बदल रहा। बिहार के पास क्या है आप वो देखो तो। बिहार वर्ड में पूरा, बी से भारत, एच से हिंदुस्तान, आई से इंडिया, ए से आर्यभट्ट। तो आप बिहार वर्ड तो देखिए, बिहार ने आपको क्या क्या नहीं दिया। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस फ्रॉम बिहार। बिहार सबसे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है मखाने की खेती करने में, पूरे वर्ल्ड में फैलती है। बिहार में सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो बिहार ने आपको क्या नहीं दिया। लेकिन वही है कि हम शुरू से ही काउंट हुए लेबर कास्ट में, कि अगर कहीं की लेबर है, अगर वो रिक्शा चला रही है या वो लेबरगिरी कर रही है, तो वो बिहार से ही है। वो फेस तो आपने देख लिया कि वो लेबर बिहार से है। अब वो भी तो फेस देखिए ना कि आईएएस आईपीएस कहाँ से मिल रहे हैं आपको। और बिहार खुद में एक, अगर मैं सच बताऊं तो बिहार खुद में एक बहुत बड़ा पावर है। मॉरिशस की लैंग्वेज, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, वो भोजपुरी है। तो बिहार क्या नहीं है, बिहार सब कुछ है। बस वो लोगों का देखने का अपना अपना नजरिया है। और लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, किसी के बारे में दो बातें बोल ही सकते हैं। उनको पता है कि, और सच बताऊं तो लोगों की बात तो इग्नोर करनी चाहिए। आपको पता है आप कैसे हो कैसे नहीं। और मैटर, मैं जब इंडिया के लिए मेडल लाता हूं तो मैं ये सोच के नहीं लाता कि मैं बिहार का हूँ इस वजह से मेडल ला रहा हूँ। मेरे को मेरे देश ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुझे ये करना है, मैं वो कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं बिहार से हूँ या नोएडा से हूँ। तो मैं अपने देश के लिए करता हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं बिहारी हूँ या बंगाली हूँ या मेरे टैग वर्ड से मुझे कुछ फर्क नहीं। ठीक है, एटलीस्ट आप मेरे को बिहारी बोल रहे हैं तो आप मेरे बारे में सोच तो रहे हैं, तो वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। सो अभी ना भारत में बहुत सारे कोटास बना दिए गए हैं ना, एससी एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है। तो हमेशा कहा जाता है ना कि जर्नल वालों को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है और एससी एसटी वालों को, ओबीसी वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप इसके फेवर में, अगेंस्ट में? देखिए, फेवर एक सिचुएशंस होती हैं, जैसे एस सी एस टी है, तो उनकी कोई फैमिली इतनी हाई प्रोफाइल नहीं होती। अब उनको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। आईएएस के सारे इंस्टीट्यूट, उनकी फीस 1.5 लाख 2 लाख, और वो बेचारे 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक साल में कमाएंगे। एस सी एस टी के लोग भी मतलब बहुत नीचे लेवल के होते हैं। और अगर सही बताऊं तो अगर एस सी एस टी के लोग नहीं रहेंगे तो कभी ओबीसी जनरल वाले रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सारे गंदे काम तो वही कर रहे हैं। तो आप, तो ये तो ठीक है, मैं इसके फेवर में हूँ कि ठीक है उनको एक कोटा दिया जाता है, लेकिन ये भी है कि वो कोटा का बहुत मिसयूज करते हैं। तो
इंडिया है, यहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो अभी फैमिली के बारे में जब हमने बात करी थी तो आपने आपकी माँ के बारे में बताया, लेकिन आपके पिता के साथ आपके कैसे संबंध है? देखिए, जो पिता होता है, पिता को गले लगाने के लिए बेटी अपना अ, विदाई तक का इंतजार करती है, और पिता को गले लगाने के लड़के को सक्सेस होने की इंतजार रहता है। तो मेरे जीवन में मेरे पिता ही हैं जिनसे मैं डरता हूँ, खौफ हूँ। ये नहीं कि मैं और मेरी अगर लड़ाई भी है, मतलब मुझे बनना भी है, तो मेरे पिता के जैसा बनना है। मैंने कभी, मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं कभी सचिन सर की तरह बनूं या मैं किसी की तरह बनूं। मैंने वो मेहनत और वो कर्म मैंने अपने फादर में देखा, और मैं उनके जैसा बनना चाहता था, और मुझे पता है कि मैं उनके जैसे कभी बन ही नहीं पाऊंगा। तो मेरी लड़ाई उनसे है और मैं करता हूँ उनके लिए, दैट्स इट। तो अभी अगर हम बात करें कि आपको अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ डिनर पर हम आपको इनवाइट करें, तो ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसके साथ आप बैठकर बात करना चाहेंगे? ऐसा कोई पर्सन जो आपको बहुत इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? देखिए, इंस्पायर, तो अब ये इंस्पायर मोटिवेशनल, ये तो मुझे मजाक के वर्ड लगते हैं। कोई इंस्पायर किसी को नहीं करता। वो आपके सिचुएशंस को देखेंगे, हंसी उड़ाएंगे, आपके सामने सीरियस बन के बैठेंगे, लेकिन आपके पीठ पीठ पीछे उस चीज को हंसी उड़ाएंगे, अरे वो तो ऐसा है वैसा है। तो इंस्पायर और मोटिवेशन वर्ड तो एक मजाक वाले वर्ड्स हो गए। कोई किसी से मोटिवेट नहीं होता। मैं देखता हूँ, मेरे अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स मेडल्स लेके खड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे कोई इंस्पायर हो रहा हूँ। मेरे को यह है कि मेरे को अपनी कंट्री के लिए करना है। तो इंस्पायर मोटिवेशन तो आज के टाइम में कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि जो भी करेंगे वो हम खुद ही करेंगे। इंस्पायर ठीक है, एक वो माइंड में हमारे आ जाता है कि ठीक है यार, उसने 5 मेडल दिए तो मुझे कम से कम 6 मेडल दिए, उससे बेटर ही करना है। इंस्पायर इसको मेरी लैंग्वेज में होता है, इंस्पायर इसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे उसके जैसा बनना, वो तो खुद ऑलरेडी है ही, मैं उसके जैसा बन के करूंगा क्या। मैं भी खुद कहता हूँ कि मैं, मेरे जैसा बनो ही मत आप, मुझसे अच्छा बनो। मैं तो खुद हूँ ऐसा। तो मेरे जितने भी एथलीट्स कनेक्शंस हैं, मैं सबको ये कहता हूँ। अब मेरे जैसा बनने का वो मतलब, बहुत से पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि सर ये आपके जैसा बनना चाहिए, ये आपके जैसा। मैंने कहा मेरे जैसे क्यों सोच रहे हो, मुझसे अच्छा सोचो ना, मैं तो हूँ ही अपनी जगह पे। तो इंस्पायर इन सब चीज़ों से हो सकता है। तो शिवम सर, अभी जो सक्सेस और स्ट्रगल का जो फेस होता है, तो इसमें जो स्ट्रगल है वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस? कि स्ट्रगल इतना है, सक्सेस इतना है, तो इसमें हम कितना बड़ा मैटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं दिखने आएगा। पर जो इतना सा सक्सेस है ना, उसको सब देखेंगे, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। बंदा रात में उठे या दिन में उठे, कुछ भी करे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सक्सेस का टेस्ट बहुत अलग है। अगर मैंने मेहनत करी, स्ट्रगल करा है, उसको मैंने अपना 100% दिया है, तो जो मुझे सक्सेस मिलेगी ना, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सक्सेस और स्ट्रगल में डिफरेंस है। तो गौरव सर, अभी हम आपकी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सो 1K से 1 मिलियन का सफर आपका कैसा था और किस तरह गुजरा? ये पहले भी मैंने बोला कि सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया आज के लिए मैं सिर्फ अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ। बिकॉज जो हम दिखाएंगे, सोशल मतलब एक तो, लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, तो क्या पता बहुत से बच्चे मेरे से इंस्पायर होंगे कि जैसी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ वैसी एक्टिविटीज़ वो भी करेंगे। तो सबसे बड़ा ये भी मेरे डिसीजन रहता है कि मैं वही चीज़ें करूँ जो लोग देखकर उसको नेगेटिव ना ले, नेगेटिव चीज़ें ना हो उसके अंदर। तो 1K से 1 मिलियन, इट्स वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज मेरा जो सर्कल है वो बहुत डिफरेंट है। मैं मैं रियलिटी के ऊपर वर्क करता हूँ, मैं रियल फेसेस के ऊपर वर्क करता हूँ। मेरे को दिखावटी दुनिया और दिखावटी लोगों से बहुत जलन होती है। इसका ये रीज़न है कि देखिए, आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बहुत बड़े शोशेबाज हैं। ग्राउंड लेवल पे आपको कोई नहीं जान रहा। ग्राउंड लेवल पे आपको एक इंसान नहीं जान रहा कि आपने क्या करा है, क्या नहीं करा। और सही बात ये तो है कि आज के टाइम पे आपको अगर किसी से स्पॉन्सर चाहिए या आपकी मैनेजमेंट टीम है, तो वो यही देखती है कि ये बंदा सोशल मीडिया पे क्या है। मतलब एक सोशल मीडिया एक इंसान की प्रेजेंस है, उसके बैक में उसकी एक प्रेजेंस है कि ये इंसान ऐसा है। बस दैट्स इट, यही है सोशल मीडिया का कहानी पूरा। तो कभी आपको सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे भी कभी ऐसे जान से मारने की धमकी हाँ, दी गई है? मिलती है, हम्म। अभी हाल फिलहाल में भी मिली। तो उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो पहले भी बोला कि कुत्ते जो होते हैं वो सिर्फ भौंक सकते हैं, कभी काट नहीं सकते हैं। और मैं इन लोगों से बहुत दूर हूँ।
मैं इनकी कैटेगरी में हूँ ही नहीं। मैंने कभी किसी को खुद से काटा नहीं, और इतना है कि अगर कोई मुझे काटेगा तो मैं सब कुछ अच्छे से काटना जानता हूँ। सो शिवम जी, क्या है ना, स्पोर्ट्स जो है एक लोनली स्पोर्ट है। मतलब आपको कहीं भी जाना है, अकेले जाना है, वहीं खेलना है। तो उस समय जब आप फ्री हो जाते हैं, अपने फ्री टाइम में अपने लव्ड वंस को कैसे ट्रीट करते हैं उस समय? देखिए, एक इंसान है, वो जॉब कर रहा है, वो 12 घंटे की नौकरी करेगा तो वो जब भी आएगा ना खुश नहीं रहेगा। एक एथलीट है, वो 15 घंटे भी खेल के आएगा ना तो उसी पावर, उसी फोर्स में, उसी पावर में आएगा वो। तो ये तो डिफरेंशिएट हो गया स्पोर्ट्स और बिजनेस में। तो मैटर देखिए, आप जैसा करेंगे, मैं एक ही चीज जानता हूँ, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो वो घूम के मुझे गलत मिलेगा। तो मैं कभी इन सब चीज़ों में रहा ही नहीं, मुझे किसी के साथ कुछ ताल्लुक इतना मेरा नेगेटिव रहा ही नहीं। बट ये है कि लोग ना आपके अंदर पिन देते रहेंगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो उनसे उनसे तो आपको ही दूर भागना पड़ेगा। लोगों का क्या है, लोग कुछ नहीं है। आप अगर सक्सेस भी हो जाएंगे ना, आपके बारे में कोई नहीं गाएगा। आप कुछ एक नेगेटिव चीज कर दीजिए, आपके बारे में पूरी दुनिया गाएगी। तो नेगेटिव पीआर भी कभी कभी बहुत यूजफुल होता है किसी के लिए, लोग जानते हैं उससे। सो इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है जब आप खेल रहे होते हैं? जब हम खेल रहे होते हैं तो इमोशनली, देखिए, हर एक एथलीट का सपना रहता है कि हमारा फ्लैग ऊपर की तरफ जाए, और वो एथलीट रोना भी नहीं चाहेगा ना, फिर भी वो फ्लैग देख के रो लेता है। वो एक इमोशनली है। और उस समय उसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके हाथ में वो मेडल रहता है, वो अपने फ्लैग को देखता रहता है, वो किसी रीजन से नहीं रो रहा, वो उसके खुशी के आंसू है। लेकिन इमोशनली, देखिए, इमोशन से तो कुछ नहीं होता। इमोशन से लोग आपके इमोशन से खेलेंगे ही, आपको कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं है। आप किसी के सामने बैठ के रो लो, वो 2 मिनट कहेगा चुप हो जा चुप हो जा, एक बार को वो भी कहेगा चल रोता रहे, क्या फर्क क्या पड़ता है, जा रहा हूँ। तो इमोशन से लोग आपके सिर्फ खेलेंगे। तो अगर रोना भी है तो खुद अकेले में रो, कौन दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा। बात करनी अपने आप से करो ना। दुनिया क्या है, दुनिया तो बोलती रहेगी, दुनिया को तो बोलने का मौका चाहिए। आप एक काम करेंगे वो 2 काम जोड़ देंगे, आप एक बात करेंगे वो 5 बात जोड़ देंगे। तो दुनिया का क्या, दुनिया तो बोलती रहेगी, उससे किसी को फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एज एन एथलीट तो बहुत से एथलीट्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यूजी है, उसका ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तो उसने इंटरव्यू में आके ये बोला कि ये मेरे साथ पिछले 4-5 महीनों से हो रहा था। तो एंड में जाके उसने डिवोर्स दे दिया। तो इससे क्या हुआ? या लड़की को फायदा हुआ, लड़के को फायदा, किसी को फायदा नहीं हुआ। डिवोर्स के बाद तो आपको लोग अलग ही मेंटेलिटी से देखेंगे, लड़की को खासकर देखते हैं। लड़के कोई ऐसे सुधरे नहीं है, वो तो अलग अलग लेवल पे देखते हैं। मैं लड़का हूं तो मैं जानता हूं कि लड़के कैसे सोच सकते हैं। लेकिन यही है कि लोगों को तो सिर्फ बोलने का मौका चाहिए। आप उनको एक पॉइंट दो, वो 10 पॉइंट अपने आप बना देंगे उसमें निकाल निकाल के। तो आपको दोबारा प्यार होगा? कभी नहीं, करना भी नहीं है। हम्म। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जीवन में खुश रहना है तो कभी विवाह मत करो। ये रियलिटी है। एक लड़की जो होती है वो आपके साथ रहकर भी आपको मार सकती है, और जाएगी तो आप वैसे मर जाओगे। लड़की चाहिए ही क्यों? मरना तो हमें ऐसे भी वैसे भी है, तो अपनी लाइफ जी कर मरो। और अगर वो अभी आपका पॉडकास्ट देख रही होंगी तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो उनके डिसीजंस थे, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और तुम्हारे डिसीजंस वो तुम्हारे लिए हैं, तुमने क्या प्लान आउट करके करा, क्या सोच के करा, उससे मुझे फर्क अब तो नहीं पड़ता। खैर, मैं इन सब चीज़ों बहुत ऊपर जा चुका हूँ। लेकिन वो है कि प्यार वर्ड एक बार टैग लग जाता है तो दोबारा हो ही नहीं सकता। फोर्सफुली लव, वो लव नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ और लड़कियां इंटरेक्ट नहीं हुई, लेकिन अब मुझे वो चेहरे दिखते ही नहीं है, क्योंकि मैं उस चेहरों से बहुत ऊपर आ गया। एक लव आज के टाइम में टाइम पास हो गया। आप रेशियो देखिए, 0.3% सिर्फ सक्सेस रेशियो लव का इंडिया के अंदर। मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। तो लव आप अपने आप से करो ना। मैं तो ये कहता हूँ आप अपने आप से प्यार करो। आपसे बड़ा आपको जानने वाला कोई है ही नहीं। वो आज की लड़की है, वो आपको कितना ही जान लेंगी। हम्म। और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हर कोई इंसान चला जाता है, ये रियलिटी है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा डाउट करते हैं, तो उसको उनको आप बताइए कि अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे पहचानें? आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं है। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। हम्म।
आप जितना कर पाओगे उतना भी कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो अपने आप में गिल्ट कभी लाओ मत कि अगर आप गलत भी कर रहे हो ना, अपने अंदर ही मैसेज रखो ना कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो वेट करते रहो बस। वो गलत आपके साथ भी होगा क्योंकि वो आपको पता था ये गलत था। और सेल्फ डाउट तो कभी पहली बात करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। एज एन स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी को सेल्फ डाउट अपने ऊपर कभी करना ही चाहिए, क्योंकि आप बेस्ट हो, आप दुनिया में इकलौते बेस्ट हो। आप वो चीजें कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। सबके पास अपने अपने टैलेंट्स हैं करने के लिए। तो आप अपने आप को क्यों सेल्फ डाउट में ला रहे हो कि मैं इस चीज में बेटर नहीं हूँ, मेरे को वो चीजें करनी। और सीधी सी चीज, एक चीज पे ही फोकस करो, कुछ भी करो एक चीज पे ही फोकस करो। आज के लड़के क्या करते हैं, मल्टीपल चीजें, मल्टीपल एंट्रीज करते हैं, मल्टीपल रिलेशंस रखते हैं, तो नॉट पॉसिबल। आपको एक चीज पे ही फोकस करना पड़ेगा। सो शिवम सर, अभी प्यार व्यार की बातें बहुत कर ली और स्पोर्ट्स की बातें बहुत कर ली, लेकिन अब आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। सो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेकर जाने वाले हैं, और जो आपने गौरव अवार्ड्स बनवाए हैं उसके बारे में आप ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स रखते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हर लेवल के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ से हम एथलीट्स को देख पाते हैं। और हमें कोई अगर एथलीट सही लगता है कि हाँ ठीक है ये स्पोर्ट्स में और इस टैलेंट में अच्छा है, तो हम उनका फेवरेबल करके उनको नेशनल फेडरेशंस को दे देते हैं कि आप इसको रिप्रेजेंट करवाइए और ये बेटर रिजल्ट देगा। एंड गौरव अवार्ड हमने 8 कैटेगरीज में लॉन्च करा था। जब हमने गौरव अवार्ड्स हम पब्लिकली लेकर आए थे, तो उसमें कोचेस को अलग, एथलीट्स को अलग, स्टूडेंट्स को अलग, आर्टिस्ट को अलग। हमें ये लगा था कि हमारे पास मतलब एक अच्छा लेवल ऑफ कांटेक्ट है, अच्छे लेवल्स के साथ हमारा उठना बैठना है। तो उस समय हम ये चाहते थे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ उनको एक सिंबल दें कि आप इस लायक हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। हमने खेल गौरव अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया। बहुत सारे रेसलर्स हैं जो ओलंपिक्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं, योगेश्वर दत्त को दिया, बहुत सारे एथलीट्स को दिया हमने। तो ये कहीं ना कहीं एक ये दूसरा पार्ट भी कि हम अगर नीरज चोपड़ा को गौरव अवार्ड दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे देखेंगे नीरज को कि ये अवार्ड उनको मिला है, तो मुझे भी चाहिए एक दिन। तो इसी बहाने वो स्पोर्ट्स में तो आएंगे। ये पर्टिकुलर ये टास्क हो जाता है हमारा। तो काफी सारी बातें कर ली हमने आपके साथ, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फन रैपिड फायर राउंड। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। आई एम रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड विद शिवम ठाकुर। सो पहला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा टीवी शो है जो आप फ्री वक्त में देखा करते हैं? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, यू लव दैट, या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर स्पोर्ट्समैन नहीं बनना होता तो आपको क्या बनते आप? फैमिली बिजनेस संभालता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी एक चीट मील है जो आप हमेशा खाना पसंद करते हैं? डोसा। दैट्स अ चीट मील, हेल्दी में आता है। है वो भी, उसमें तो ऑयल्स वगैरह यूज हो ही रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि आपका जो फिटनेस और डाइट में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, डाइट और वर्कआउट? राइट। हम्म। ओके, अगला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा एक रिचुअल है जो आप हर मैच से पहले करते हैं? अपने परमात्मा को याद करना। ओके, अगला सवाल, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो मैच के दौरान जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ? मैच के दौरान एक बार हमारा मैच था श्रीलंका में, तो मतलब वहाँ पे ऐसा रहता है कि लाइक आपकी ही पिस्टल आपको दी जाएगी। तो वो मतलब वहाँ पे मेरी पिस्टल को लकी माना गया। जिसने फायर करा वो उसको मेडल मिल गया, बट मेरी पिस्टल से ही उसको उसने फायर करा तो उसको मेडल मिल गया, और मैं उसमें मुझे ब्राउन्स मेडल मिला था। तो ये मेरे लाइफ का इंसिडेंट था कि हैप्पीनेस था उसमें, कि ऐसा नहीं कि मैं उसको देखकर बहुत वो हुआ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ कि ठीक है, मेरे मतलब कि मेरे पिस्टल में जादू है, इसका मतलब। वाह। सो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आपकी ड्रीम कंट्री? यूएसए। हम्म। ओके, अगर आपको चैंपियन को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप किससे डिफाइन करेंगे? स्ट्रगल। ओके, अगला इज राइफल और पिस्टल, पिस्टल। प्रैक्टिस और कंपटीशन, प्रैक्टिस। प्रेशर और पैशन। पैशन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अगर गोल्ड मेडल की फीलिंग को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या होगी? इमोशंस। ओके,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवम ठाकुर जी। आपने इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी और इतनी सारी बातें करी। बहुत ही इंस्पायरिंग पॉडकास्ट था ये। आई होप यूथ इससे इंस्पायर हुए हों और डेफिनेटली स्पोर्ट्स को लेके जो आज आपने हमें नॉलेज दी, दैट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन ऋषिका पॉडकास्ट। एनी फाइनल वर्ड्स जो आप ऋषिका पॉडकास्ट पे कहना चाहते हैं? सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए ऋषि का पॉडकास्ट पे। शायद मैं अब ऋषि का पॉडकास्ट पे आ गया तो ऋषि का पॉडकास्ट अपने आप ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ों में मैंने एंट्री करी है वो सक्सेस रेशियो में ही गई है, तो आपका भी पॉडकास्ट सक्सेस ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ शिवम ठाकुर द शूटर चैंपियन, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारी स्टोरी शेयर करी और ये पॉडकास्ट फुली इंस्पायरिंग बनाया। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऋषिका पॉडकास्ट को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए। सो वेल एवरीवन, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आ रहा है ऋषिका ऋषिका का पॉडकास्ट।